हम आपको बताने जा रहे हैं उसे समझने के लिए आपको आज के भारत के नक्शे को भूलकर 20वीं सदी की शुरुआत के उस भारत की कल्पना करनी होगी जो एक विशालकाय साम्राज्य था। ये वो भारत था जिसके पश्चिम में आज का पाकिस्तान और पूरब में आज का बांग्लादेश भी शामिल था। बर्मा यानी आज का म्यांमार भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। इसकी विशाल सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी और इसकी ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशासनिक सेवा, जिसे स्टील फ्रेम कहा जाता था, पूरी दुनिया में मशहूर थी। ये वो भारत था जिसकी धमक पूरी दुनिया में थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत का यह प्रभाव सिर्फ उसकी जमीनी सरहदों तक कैद नहीं था। यह समंदर की लहरों को पार कर दूर अरब के रेगिस्तानों तक फैला हुआ था। आज जब हम दुबई के बुर्ज खलीफा की चमक देखते हैं, अबू धाबी की अमीरी की बातें करते हैं या कुवैत के तेल के कुओं के बारे में सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमेशा से स्वतंत्र और अमीर देश रहे हैं। लेकिन इतिहास एक ऐसी सच्चाई अपने अंदर दफन किए हुए है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सच्चाई यह है कि 20वीं सदी की शुरुआत में यह पूरा इलाका, जिसे आज हम खाड़ी देश कहते हैं, जिसमें आज के यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान का हिस्सा शामिल है, वो प्रशासनिक रूप से ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का एक हिस्सा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन क्षेत्रों पर शासन लंदन से नहीं बल्कि भारत के कलकत्ता और दिल्ली में बैठे वायसराय के दफ्तर से होता था। यहाँ के शेख और शासक अपनी सुरक्षा और विदेशी मामलों के लिए भारत में मौजूद ब्रिटिश सरकार पर निर्भर थे। भारतीय रुपया यहाँ की आधिकारिक करेंसी थी और भारतीय सैनिक इन इलाकों की सुरक्षा करते थे। यह कोई सपना नहीं बल्कि एक सदी से भी ज्यादा लंबी चली वो हकीकत है जिसे बड़ी चालाकी से इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। तो सवाल उठता है कि यह सब हुआ कैसे? अंग्रेजों ने भारत की ताकत का इस्तेमाल करके अरब में अपना साम्राज्य कैसे फैलाया? इससे भारत को क्या फायदा या नुकसान हो रहा था? और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह पूरा प्रभाव खत्म हो गया और ये देश भारत से हमेशा के लिए अलग हो गए? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 19वीं सदी में चलना होगा। उस समय ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था और भारत उसका सबसे कीमती हीरा, द ज्यूल इन द क्राउन था। ब्रिटेन के लिए भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता उसकी जीवन रेखा था। इस रास्ते पर किसी भी दुश्मन का कंट्रोल ब्रिटेन को बर्दाश्त नहीं था। उस समय रूस, फ्रांस और तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य, ये तीनों ताकतें अरब और फारस की खाड़ी में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ब्रिटेन को डर था कि अगर इनमें से किसी ने भी खाड़ी क्षेत्र में अपना अड्डा बना लिया तो भारत का समुद्री रास्ता खतरे में पड़ जाएगा। इस खतरे से निपटने के लिए ब्रिटेन ने एक शानदार और चालाक योजना बनाई। उसने तय किया कि इस पूरे क्षेत्र को सीधे लंदन से कंट्रोल करने की बजाय वो इसे भारत के जरिए कंट्रोल करेगा। इसके पीछे का कारण सीधा था। भारत ब्रिटेन के करीब था, भारत के पास एक विशाल सेना थी, एक अनुभवी प्रशासनिक ढांचा था और इन सब का खर्च उठाने के लिए भारत का विशाल राजस्व था। यानी ब्रिटेन ने एक पत्थर से दो शिकार करने की सोची। वो खाड़ी को भी कंट्रोल करना चाहता था और उसका पूरा खर्चा भी भारत पर डालना चाहता था। यहीं से शुरू हुई खाड़ी देशों के भारतीयकरण की कहानी। सबसे पहले ब्रिटेन ने इन इलाकों में मौजूद छोटे छोटे शेखों और अमीरों के साथ संधियां करनी शुरू की। ये संधियां ट्रूशल स्टेट्स के नाम से जानी गईं। इन संधियों के तहत इन अरब शासकों ने वादा किया कि वो अपने विदेशी मामले और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन को सौंप देंगे और बदले में ब्रिटेन उन्हें बाहरी खतरों और समुद्री डाकुओं से बचाएगा। लेकिन मजे की बात यह थी कि इन संधियों को लागू करने वाली ताकत लंदन में नहीं बल्कि भारत में थी। इन सभी अरब रियासतों की देखरेख के लिए पॉलिटिकल रेसिडेंट इन द पर्शियन गल्फ नाम का एक पद बनाया गया। यह अधिकारी एक तरह से इन सभी रियासतों का गवर्नर होता था और वह सीधे भारत के वायसराय को रिपोर्ट करता था। यानी अबू धाबी के शेख को कोई समस्या होती तो उसका समाधान दिल्ली या कलकत्ता में बैठे वायसराय के ऑफिस से निकलता था। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जिस प्रशासनिक सेवा का इस्तेमाल किया गया उसे इंडियन पॉलिटिकल सर्विस कहते थे, जिसके सारे अधिकारी भारतीय सिविल सेवा से आते थे। ये वो दौर था जब दिल्ली की एक चिट्ठी दुबई की तकदीर लिख देती थी। अब बात करते हैं इस भारतीय शासन के सबसे ठोस सबूतों की। पहला और सबसे बड़ा सबूत था भारतीय रुपया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1971 तक, यानी इन देशों के पूरी तरह आजाद होने तक, पूरे खाड़ी क्षेत्र में भारतीय रुपया ही आधिकारिक मुद्रा थी। 1959 में तो भारत के रिजर्व बैंक ने इन देशों के लिए एक स्पेशल रुपया भी जारी किया था जिसे गल्फ रुपी कहा जाता था। यह नोट दिखने में भारतीय रुपये जैसा ही था, बस इसका रंग अलग था। यानी दुबई के बाजार में एक शेख भारतीय रुपये से ही अपना सामान खरीदता था। दूसरा बड़ा सबूत था भारतीय पासपोर्ट। यमन का अदन शहर, जो स्वेज नहर के रास्ते भारत आने के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, उसे तो सीधे सीधे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया था। यानी अदन को भारत का ही एक शहर माना जाता था और वहां के लोगों को ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट जारी किए जाते थे। इस रिश्ते की गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी खाड़ी की इन अरब रियासतों को भारत की देसी रियासतों जैसे जयपुर, जोधपुर या मैसूर से अलग नहीं समझते थे। भारत के महान वायसराय लॉर्ड कर्जन ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि ओमान को भी बलूचिस्तान की तरह भारत की ही एक रियासत बना दिया जाना चाहिए। ये सोच दिखाती है कि उस समय के शासकों के दिमाग में खाड़ी और भारत के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा थी ही नहीं। वे इसे एक ही विशाल साम्राज्य का हिस्सा मानते थे। इस सोच का एक और सबूत है वो नक्शे जो ब्रिटिश भारत में बनाए जाते थे। इन नक्शों में खाड़ी के इन इलाकों को भारत की सीमाओं के अंदर ही दिखाया जाता था।
लेकिन इन नक्शों को हमेशा गुप्त रखा जाता था और सार्वजनिक नहीं किया जाता था, ताकि ऑटोमन साम्राज्य या सऊदी अरब के शासक नाराज न हो जाएं। ये एक रणनीतिक चुप्पी थी, एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा गया था। यह रिश्ता सिर्फ प्रशासनिक या राजनीतिक ही नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में भी बसता था। 1931 में जब महात्मा गांधी लंदन जाते हुए अदन बंदरगाह पर रुके, तो उनका स्वागत करने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय अरबी युवा भी थे। वे गांधी जी को सिर्फ एक भारतीय नेता के रूप में नहीं, बल्कि अपने भी एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में देख रहे थे। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि उस दौर में खाड़ी के आम लोग भी खुद को भारत से कितना जुड़ा हुआ महसूस करते थे। परिवहन और व्यापार की तो बात ही छोड़ दीजिए, ब्रिटिश इंडिया शिपिंग लाइन नाम की भारतीय कंपनी का पूरे खाड़ी के समुद्री व्यापार पर एक छित्र राज था। खाड़ी के 30 से ज्यादा छोटे बड़े इलाकों को भारतीय मूल के ब्रिटिश रेजिडेंट्स ही चलाते थे। संक्षेप में कहें तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में खाड़ी का पूरा इलाका आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भारत का ही एक विस्तारित रूप था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यह बना बनाया साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? ये सोने की चिड़िया भारत के हाथ से कैसे उड़ गई? इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो बड़े कारण थे। पहला कारण था भारत में बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद। जैसे जैसे भारत में आजादी की लड़ाई तेज होती गई, भारतीय नेताओं जैसे गांधी, नेहरू और पटेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि आजाद भारत किसी भी तरह के साम्राज्यवाद का हिस्सा नहीं बनेगा। उनका मानना था कि जब हम खुद अंग्रेजों से आजादी मांग रहे हैं, तो हम किसी और देश पर अपना शासन कैसे कर सकते हैं? भारतीय राष्ट्रवादी अपने देश की सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र गणराज्य चाहते थे। उन्हें अंग्रेजों के इस विशाल साम्राज्यिक ढांचे को संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये एक नैतिक और सैद्धांतिक स्टैंड था। लेकिन दूसरा कारण ज्यादा बड़ा और रणनीतिक था, और यह कारण था अंग्रेजों की अपनी बदलती हुई नीति। 1930 के दशक तक खाड़ी के रेगिस्तानों में एक ऐसी चीज मिल चुकी थी जो भविष्य की दुनिया को बदलने वाली थी: तेल। अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि आने वाला युग तेल का युग होगा, और जो भी खाड़ी के तेल को नियंत्रित करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। उन्हें यह भी डर था कि अगर खाड़ी का नियंत्रण एक आजाद भारत के हाथ में चला गया, तो हो सकता है कि भारत उनके हितों के हिसाब से काम न करे। इसीलिए अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से खाड़ी को भारत से अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रक्रिया का पहला कदम 1 अप्रैल 1937 को उठाया गया, जब अदन को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके सीधे लंदन के अधीन एक क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। यह अलगाव की शुरुआत थी, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 1 अप्रैल 1947। भारत की आजादी से ठीक 4.5 महीने पहले ब्रिटिश सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश के जरिए खाड़ी की सभी रियासतों का नियंत्रण भारत के वायसराय के ऑफिस से छीनकर सीधे लंदन में फॉरेन ऑफिस को सौंप दिया। यह एक खामोश और गुप्त ऑपरेशन था। ब्रिटिश अधिकारियों ने फैसला किया कि भारत या बनने वाले नए देश पाकिस्तान किसी को भी खाड़ी की जिम्मेदारी देना उनके रणनीतिक हितों के लिए ठीक नहीं होगा। इस एक कलम की चोट ने एक सदी से भी पुराने रिश्ते को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तब तक खाड़ी का यह इलाका कानूनी और प्रशासनिक रूप से उससे बहुत दूर जा चुका था। आजादी के बाद भी भारतीय रुपया और भारतीय प्रभाव कुछ समय तक बना रहा, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गया। 1971 में जब ब्रिटेन ने अपनी आर्थिक मजबूरियों के चलते खाड़ी से अपनी बची खुची सैन्य उपस्थिति भी हटा ली, तो इन देशों ने पूर्ण स्वतंत्रता हासिल कर ली। इसके बाद तेल से मिली बेतहाशा दौलत के दम पर इन देशों ने अपना एक नया इतिहास और एक नई पहचान गढ़ी। इस नई पहचान में ब्रिटिश भारत के साथ उनके गहरे रिश्ते को या तो भुला दिया गया या जानबूझकर मिटा दिया गया। आज का दुबई, जो दुनिया का एक चमकता सितारा है, उसके इतिहास से यह पूरा अध्याय लगभग गायब है। आज लाखों भारतीय और पाकिस्तानी वहां काम करते हैं, लेकिन उनमें से शायद ही किसी को पता होगा कि यह धरती कभी उनके अपने ही देश से शासित होती थी। तो यह थी कहानी भारत के उस खोए हुए साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जो तलवार से नहीं, बल्कि प्रशासनिक सूझबूझ, रणनीतिक दूरदर्शिता और भारतीय संसाधनों के दम पर बना था।